हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमको डिस्कस करना है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट का एक और एंगल देखा गया है। वो एंगल हम देख रहे हैं ट्रेड को लेके कि रेगुलरली हिंदुस्तान के अंदर से, भारत के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठी कि चीनी आइटम्स का बहिष्कार किया जाए। चीनी आइटम्स जो कि इंडिया के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं, उनको हम पूरी तरीके से बहिष्कार करें, उनका यूज़ ना करें। उसी सिलसिले में एक न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में आई है जो कि कस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई है कि बहुत सारे चाइना के वो आइटम जो कि इंडिया के पोर्ट पे आ रहे हैं, तो उनका कस्टम क्लियरेंस नहीं हो रहा है। उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इकोनॉमिक एंगल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट होता क्या है कि आपको पता है कि हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट की, दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट मतलब जब आप अपना सामान अपने देश से किसी और देश में भेजते हैं, और इंपोर्ट मतलब किसी और देश से आप अपने देश में सामान को मंगवाते हैं। तो यहाँ पे तीन बातें एक छोटी छोटी हैं। तो सबसे पहली बात जो इंपोर्ट से रिलेटेड है, यानी सबसे पहली चीज़ जो समझना ज़रूरी है कि हम इंपोर्ट क्यों करते हैं, तो उसके पीछे तीन रीज़न होता है। पहला रीज़न तो ये होता है कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी बाहर के देश से अपने देश में सामान मंगा रहे हैं, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर सामान हमारे देश में अवेलेबल ना हो। दूसरा रीज़न ये है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी और देश से, अपने देश में सामान मंगवा रहे हैं किसी देश से अपने देश में, तो उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि वो सामान हमारे यहाँ उस क्वालिटी का अवेलेबल ना हो। और तीसरा रीज़न जो होता है कि हम बाहर से अपने देश में अगर कोई सामान मंगवा रहे हैं, तो उस प्राइस का हमारे देश में सामान अवेलेबल ना हो। यानी पहला पॉइंट था अवेलेबिलिटी, दूसरा पॉइंट है क्वालिटी, और तीसरा पॉइंट है प्राइस। यानी तीन रीज़न की वजह से हम किसी भी सामान को इंपोर्ट किया करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रदर्शन इस टाइप का किया, या फिर उनको इकोनॉमिकली बाइकआउट करने की बात की कि हम चाइना को इकोनॉमिकली बाइकआउट करें। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे क्लियर कट समझ लेनी चाहिए कि अगर हम चाइना को बाइकआउट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम इस इम्पोर्ट की प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करें। यानी ये जो प्रॉब्लम ऑफ इम्पोर्ट होता है, उसको टैकल करने का क्या तरीका होता है। ओके, सो इम्पोर्ट के जो हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्ट की प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल किया जाए, तो देखिए 70s 80s की दशक में जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत ही फ्लरिश थी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत स्ट्रांगली वर्क किया करती थी, तो उस वक्त हम बाहर की इंडस्ट्री से फाइट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को अपनाते थे जिसको हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, या फिर जिसको हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। यानी अब बाहर का भी जो भी सामान हम देश के अंदर मंगवा रहे हैं, उसका सब्सटीट्यूट या उसी जैसा सामान, उसी की क्वालिटी और उसी प्राइस का सामान अगर हम अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें, तो बाहर से मंगवाने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होगी, जिसको हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी भी कहा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस पूरे एपिसोड में एक इंटरव्यू है जो कि आरसी भार्गव का है, यानी आरसी भार्गव मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन हैं, उस इंटरव्यू का भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि आरसी भार्गव ने यहाँ पे क्या बातें रखी हैं, किन बातों की तरफ इशारा किया है। आरसी भार्गव ने पहली बात तो ये कहा कि किसी भी देश के लिए इंपोर्ट जो होता है वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए अच्छा नहीं होता। यानी एक टाइम तक के लिए तो आप इंपोर्ट अगर कर रहे हो, बाहर से सामान को मंगवा रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ओवर डिपेंडेंसी जो है इस, और वो भी भारत जैसे इकोनॉमी के लिए जो कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो उसके लिए बेटर ये हो सकता है कि उसके खुद के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी उसी क्वालिटी का वैसा ही सामान उसी प्राइस पे सामान अवेलेबल कराएं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस सिलसिले में दूसरी बात उन्होंने एक अच्छी इशारा किया कि इंपोर्ट जब हम करते हैं, यानी किसी भी सामान को जब हम मंगाते हैं बाहर के किसी भी देश से, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब कॉस्ट इन्वॉल्व होने का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि हम कंट्री एक्स से कोई सामान मंगवा रहे थे। अब 10 साल पहले अगर हम कंट्री एक्स से कोई सामान मंगवा रहे थे, और आज भी अगर वही सामान हम कंट्री एक्स से मंगवा रहे हैं, तो उन दोनों की प्राइजेस में अगर आप देखोगे तो कम से कम 50-60% प्राइजेस इंक्रीज हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि 10 साल पहले जब हम सामान मंगवा रहे थे, और जिसको हम इंपोर्ट बिल कहा करते हैं, यानी सामान को मंगवाने की जो बिल है उसका जो हम पेमेंट कर रहे हैं, वो उस टाइम कुछ और रहा होगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको पता है कि 10 साल पहले जो $1 की वैल्यू हुआ करती थी, वो जैसे आज है 76-77 चल रही है, तो हो सकता है 10 साल पहले वो 68-69 के करीब रही हो, तो 68-69 के से रिलेटेड आप पेमेंट करते थे। लेकिन आज 10 साल बाद
जैसे जैसे आपकी मनी की वैल्यू, आपके पैसे की वैल्यू फॉल करती जा रही है, तो 10 साल बाद पता चलेगा कि जहां आप 68 रुपया पे करके एक सामान ले लिया करते थे, आप 78 रुपया पे करके वो सामान खरीद रहे हो किसी भी देश से। तीसरी, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा किया है कि जब इस पूरे झगड़े में, जो हम चाइना से रिलेटेड झगड़े की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेड अबॉलिशन की बात कर रहे हैं, बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नॉन एसेंशियल गुड्स जो होते हैं उनका अगर हम इंपोर्ट रोक रहे हैं तो उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो मैनेज हो सकता है। लेकिन जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी अगर वो एसेंशियल गुड्स हम रोक रहे हैं, उन एसेंशियल गुड्स को आने नहीं दे रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि इस पूरे ड्रामे और पूरे डिस्प्यूट में जब हम बार बार चाइना के बनाए हुए सामान या फिर जो सप्लायर होते हैं उनको, उनकी शॉप पे हमला करते हैं, या फिर उनके सामानों को बहिष्कार करते हैं, या फिर उनको इंपोर्ट क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, सामान आके बंदरगाह पे रखा हुआ है और पता चलता है कि एक हफ्ते तक उसको क्लियरेंस नहीं मिल पा रही, तो इसमें अल्टीमेटली जो लॉस होता है वो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर या फिर इंडियन सप्लायर्स को होता है, चाइना को नहीं होता, क्योंकि चाइना तो अपना बेच चुका है, पेमेंट उसको मिल चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ज़रूरी है कि जो एसेंशियल गुड्स हैं, अब देखिए आपने बहुत सारी रिपोर्टें इस उससे इशू से रिलेटेड पढ़ा होगा कि चाहे मेडिसिन हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हो, इसमें बहुत बड़ा जो मार्केट है इस वक्त चाइना हो चुका है। तकरीबन 85 to 90% मेडिसिन जो है वो इंडिया को चाइना सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सारे के सारे तरीके के प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बाइकआउट कर देना या पूरी तरीके से गुड्स पे ताला लगा देना, ये नहीं सही बात है। बल्कि जैसे मैंने शुरू में ये बात कही थी कि आप एक इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री ऐसी सेटअप कर दीजिए कि जो सामान आप बाहर से मंगवा रहे हो, वही सामान अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरर बनाना शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ें जो आप चाइना पे डिपेंड हो, चाइना से मंगवा रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेट आपके पास आ जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना सिर्फ और सिर्फ 3% अपने एक्सपोर्ट का इंडिया में करता है। ऐसा नहीं है कि वो 30% या 40% या 50% करता है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि अगर आप जो बाइकआउट की बात हो रही है और जो लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये तो था एक छोटा सा डिस्कशन जो हमने किया इंपोर्ट क्लियरेंस से रिलेटेड, कि इंपोर्ट और सामान मंगवाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। और उसमें मैंने एक आरसी भार्गव, मारुति सुजुकी चेयरमैन का भी सुझाव रखा, उनकी भी कुछ बातें यहाँ पे रखी। तो इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हमने बहुत सारे प्रीवियस डिस्कशन भी किए हैं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड हैं, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट से रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप इसको आगे तक शेयर करिए। अगर आप इसको हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करिए। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।